नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। वक्त हो गया है आपके फेवरेट प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट का, जिसमें हमारे तमाम संवाददाता सीधे ग्राउंड से रिपोर्ट आपके लेके आते हैं। और सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है उसका रुख करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अमित शाह और मोहन यादव मुख्यमंत्री चुनने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार गठन करने जा रही है। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का फैसला किया जाएगा और 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लग गई है और अब विधायक दल का नेता चुना जाना है। और इसके लिए बीजेपी आलाकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव करने के लिए अमित शाह और मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। हालांकि हरियाणा में बीजेपी ने पहले घोषणा कर रखी है कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो हरियाणा के अंदर मोदी जी की नीतियों की जीत है, कांग्रेस के झूठ की हार है। लोग समझ चुके हैं कांग्रेस का झूठ अब बिकने वाला नहीं है। अब तो मोदी की गारंटी है जो देश के अंदर चल रही है, और मोदी की गारंटी के ऊपर देश को विश्वास है। और मोदी जी ने भारत का नाम पिछले 10 वर्षों के अंदर दुनिया में चमकाया है और हमारा भारत एक गति से आगे बढ़ा है। हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारा हरियाणा मजबूती से मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। हालांकि राज्य की सियासत में दो और सीनियर नेताओं के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। हरियाणा में मिली बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी की पूजा अर्चना की। सीएम सैनी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी पहुंचे थे। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी के दो और बड़े नेताओं ने सीएम पद के दावे पर अपनी बात रखी थी। एक और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई, तो वहीं सीनियर नेता राव इंद्रजीत सिंह ने भी सीएम पद पर दावेदारी ठोकी थी। हालांकि अब दोनों ने ही अपने दावे वापस लेते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं में सीएम पद को लेकर कोई भी अनबन नहीं है। हरियाणा में बीजेपी की साख बचाने के लिए कई मौकों पर नायब सिंह सैनी ने खुद को साबित किया है और इसलिए चुनाव के दौरान बीजेपी ने सीएम पद के लिए उनके नाम का ऐलान किया था। बीजेपी हरियाणा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा था और जिसकी घोषणा खुद अमित शाह ने पंचकुला में एक चुनावी जनसभा के दौरान किया था। ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी हरियाणा चुनाव से पहले ही नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान कर चुकी थी और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही इस बार हरियाणा में चुनाव लड़ा गया। इसको लेकर मनोहर लाल खट्टर ने भी कंफर्म किया था कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी चुनाव जीतती है तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। जम्मू कश्मीर में लगे राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला के लिए अब सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी किया था। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 16 अक्टूबर को श्रीनगर में होगा। हालांकि शपथ ग्रहण की अंतिम तारीख का अभी भी ऐलान नहीं हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में पार्टी ने सर्वसम्मति से उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया है। इसकी जानकारी पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दी थी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश रविवार देर रात जारी किया गया। गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री की शपथ से पहले राष्ट्रपति शासन खत्म करने का आदेश जारी किया। जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 10 साल पहले साल 2014 में हुआ था। चुनाव के बाद बीजेपी पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। साल 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन था। 2024 विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42, उसकी सहयोगी पार्टी का कांग्रेस ने 6 और सीपीआई ने 1 सीट जीती थी। रिजल्ट के बाद एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला सीएम बनेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिलने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में नई सरकार की गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। उमर अब्दुल्ला 16 अगस्त को नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला की ये दूसरी पारी होगी। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। भागलपुर से लेकर किशनगंज तक यह यात्रा जाएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। और अब विपक्ष इस यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह और एनडीए पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा से समाज में उन्माद फैलेगा। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह आने वाली 18 अक्टूबर को पूरे बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वो बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और हिंदुओं को एकजुट करेंगे। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले नेता गिरिराज सिंह हिंदुओं को संगठित करने के लिए यात्रा निकालने जा रहे हैं और परेशानी उनके सहयोगी जेडीयू के लिए खड़ी हो रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से शुरू होकर सीमांचल के किशनगंज में जाकर समाप्त होगी। गिरिराज सिंह जिस इलाके से अपनी यात्रा का आगाज और अंत कर रहे हैं वो मुस्लिम बहुल्य इलाका माना जाता है। इन क्षेत्रों से गिरिराज सिंह यात्रा गुजारने को लेकर बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टी गिरिराज सिंह पर निशाना साधने से नहीं चूके, जिसके बाद गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यात्रा निकाले तो ठीक, पी के यात्रा करे तो ठीक, तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। यात्रा का रूप न दें, ये तो एक तरह से सनातन हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, आह्वान करने के लिए, जगाने के लिए ये यात्रा निकल रहा है। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का काम कर रहा हूँ। मैं अम्बेडकर वादियों से मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की किताब पढ़ लें। आज जो दुर्गति है वो है इसलिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर की बात अगर प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू मान लिए होते। अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक बताने वाले नीतीश कुमार आखिर अब क्या करेंगे? पार्टी के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव से जब हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने सवाल किया तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। निहोरा जी, गिरिराज सिंह जी की इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता हमारा बिहार को आगे ले जाना है और इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार कैसे बिहार विकसित और हो, इसमें लगे हैं और यही हमारा काम है। बिहार को संपूर्ण सारे वर्ग, सारे धर्म का कैसे विकास हो, इसमें हम लोग लगे हैं। इस यात्रा को कितना जस्टिफाइड मानती है पार्टी? देखिए, हर लोग की अपनी अपनी इच्छा है। हम लोग की इच्छा यही है, हम लोग की पार्टी, हमारे नेता का, कि बिहार आगे बढ़ता चले। गिरिराज सिंह शुरू से ही हिंदुत्व की बात जोर शोर से उठाते रहे हैं। इस बार गिरिराज सिंह ने यात्रा के लिए जिन इलाकों को चुना है उन इलाकों से बीजेपी के बड़े नेता भी अपनी चुनावी यात्राओं और सभाओं की शुरुआत करते हैं। गिरिराज सिंह की इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बहाने बीजेपी हिंदुत्व कार्ड को उभार कर अपना जनाधार बढ़ाना चाह रही है। इसके पीछे वजह है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को सीमांचल में तगड़ी शिकस्त दी थी। बिहार में साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के लिए पृष्ठभूमि अभी से तैयार हो रही है। एनडीए की कोशिश और खासकर बीजेपी की कोशिश हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने की है और अब ये चर्चा है कि इस तरह की यात्राओं से हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शूटरों की लिस्ट में अभी भी बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का नाम है और उन्हें भी वह मारना चाहते हैं। कारण साफ है, जिस तरीके से जब शूटर बांद्रा में शूट करने के लिए आए थे तो उनके पूरे लिस्ट में, यानी पूरा उनका प्लान में बाबा सिद्दीकी का और उनका बेटा शामिल था, यानी जिशान सिद्दीकी। यानी उनका पूरा प्लान था कि दोनों को किसी भी तरीके से मार गिराया जाए। चूंकि जिशान सिद्दीकी का कोई फोन आ गया था, उस वक्त वह पीछे रुक गए थे, वह नहीं थे उनके साथ, इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन अभी भी सूत्रों की माने तो लगातार वह जिशान सिद्दीकी को निशाना बनाना चाहते हैं।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्दीकी के बेटे के ऑफिस के करीब ही इस घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर से 3 आरोपी कुरला में किराए के घर में रह रहे थे, जिसका किराया 14,000 रुपए और हत्या को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने 2.5 से 3 लाख रुपए लिए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी 1 महीने से अधिक समय से मुंबई में थे और बाबा और उनके पुत्र जिशान सिद्दीकी से जुड़े विभिन्न स्थानों की रेकी कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि इन शूटर्स को बाबा सिद्दीकी के साथ साथ जिशान को भी मारने का निर्देश दिया गया था। तीनों शूटरों बाबा और जिशान के अलावा और ऑफिस समेत उनसे जुड़ी लोकेशन की रेकी के लिए रोज ऑटो से बांद्रा जाया करते थे। सूत्रों के मुताबिक शूटरों ने जिन लोकेशन की रेकिंग की थी, उनके आधार पर पुलिस को संदेह है कि उन्हें जिशान को मारने की सुपारी भी दी गई थी। वारदात के दिन सिद्दीकी पिता और पुत्र एक ही स्थान पर थे और आरोपियों को इस बारे में पता चल गया था। पुलिस को संदेह है कि अंदर का कोई व्यक्ति आरोपियों को जानकारी दे रहा था। इसी वजह से शूटर सही समय पर घटनास्थल पर पहुंच गए और 9 से 9:15 के बीच में फायरिंग कर दी। जिशान के भी निशाने पर होने की एक और वजह ये भी है कि बाबा सिद्दीकी उस ऑफिस में नियमित नहीं जाया करते थे। जिशान के खेरवाड़ी कार्यालय के नजदीक एक गरबा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वहां पहुंचे थे और जिशान के बारे में पूछताछ की थी। उन्हें बताया गया था कि जिशान किसी काम से कुछ मिनट पहले ही निकल गए हैं। बाबा सिद्दीकी अपने कार की तरफ बढ़ रहे थे, तभी शूटरों ने आंसू गैस जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया जिससे धुआं फैल गया। इसके बाद शिवानंद ने 9 mm की पिस्टल से बाबा पर 6 राउंड फायरिंग कर फरार हो गया। बाबा सिद्दीकी को मारने वाले जो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों ने पुलिस को बताया है कि उन्हें उस बात की जानकारी दी गई थी, सुपारी इस बात की दी गई थी बल्कि कि उन्हें दोनों को मारना है, यानी बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी उनके बेटे दोनों को मार गिराना है, यानी उनकी हत्या करनी है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर कोई दोनों एक साथ ना मिले तो जो मिले सामने उसे मार गिराना, किसी भी सूरत में वापस नहीं आना है। इस तरीके से बड़ी हिदायत दी गई थी और आखिरकार वही हुआ जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी को, जब साथ में दोनों नहीं थे, जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी साथ में नहीं थे, तो बाबा सिद्दीकी ही मिले, बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून डाला गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलकर पंजाब में अड़ाहतियों के मुद्दे को उठाया। अपनी मांगों को लेकर मिलर्स और अड़ाहती पंजाब में लगातार हड़ताल कर रहे हैं, जिससे धान की खरीद पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ कृषि भवन में मीटिंग की। सीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने मांगे मानने का भरोसा दिया है। इस मीटिंग में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी शामिल थे। मीटिंग के खत्म होने के बाद सीएम भगवंत मान ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मीटिंग के इस दौरान धान की खरीद में आ रही समस्या को लेकर चर्चा की गई। भगवंत मान ने कहा कि मीटिंग में केंद्र के सामने आड़तियों के मुद्दे रखे गए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने मांगे मानने का भरोसा जताया है। मीटिंग के दौरान तय केंद्रीय मंत्री और पंजाब मुख्यमंत्री में तय हुआ है। किसी सेलर को अगर किसी जगह अनाज अलॉट होता है लेकिन बाद में उसे स्टेशन से अनाज उठाने का आदेश होता है तो इसका सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। जोर दे के विश्वास दे के गल कही है कि असी पंजाब तो ही सारा पीडीएस वास्ते भी चाहिए तो पंजाब तो ही लेना है जो अनाज है, तो असी जिहड़ा वो 120 लाख मीट्रिक टन इस वक्त साडे पंजाब दे स्टोरां च जिहड़ा चौल पिया, जिन्होंने इन्हां ने वादा किया कि 31 मार्च तक असी जिहड़ा क्लीयर कर दें। इस मीटिंग में सीएम की तरफ केंद्रीय मंत्री के समक्ष पंजाब के राइस मिलर्स और आड़तियों का मुद्दा भी उठाया गया। मीटिंग में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी केपी सिंह समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे। इस मुद्दे पर पहले भी भगवंत मान केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं और आज केंद्रीय मंत्री के साथ हुई मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले भगवंत मान अड़ाहतियों के साथ भी बैठक कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और उसकी मासूम बेटी की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ थाने के बाहर धरने पर बैठ गई है। वहीं भीड़ ने आरोपी के घर में भी जमकर तोड़फोड़ की और पास ही पड़े एक कबाड़ में पूरी तरह आग लगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस डबल मर्डर के बाद शहर में तनाव बढ़ गया है। नाराज लोगों ने थाने के सामने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने हत्या के आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। घटना के विरोध में शहर के इलाके की सारी दुकानों को भी बंद करा दिया गया। फिलहाल पूरे शहर और आसपास के इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी
मौके पर मौजूद होकर निगरानी रख रहे हैं। पुलिस लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रही है। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे। उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनका पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती तो दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा। रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। सूरजपुर में हुई इस वारदात के बाद गुस्साई भीड़ ने कुलदीप साहू के पुराना बाजार में मौजूद मकान को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम जगन्नाथ वर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, हालांकि इस दौरान लोगों की एसडीएम के साथ ही झड़प हो गई। इसके बाद एसडीएम ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सूरजपुर में हुए डबल मर्डर के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरकार पर निशाना साधा है। सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या ने एक बार फिर सरकार और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हेड कांस्टेबल की पत्नी और उसकी मासूम बिटिया के हत्यारे और जिला बदर कबाड़ी कुलदीप साहू को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने उसके कुछ साथियों को हिरासत में भी लिया है। वहीं पुलिस ने एक कार भी जब्त की है जिसके दरवाजे और कार के भीतर खून के धब्बे भी मिले हैं। यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। फायरिंग में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा की शव यात्रा में शामिल लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद बहराइच के महाराजगंज में जबरदस्त तनाव का माहौल है। इलाके में हिंसा के बाद बवाल जारी है। प्रदर्शनकारी जगह जगह आगजनी कर रहे हैं। बहराइच में हिंसा के बाद भारी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। इलाके में अब पीएससी बल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। पुलिस हर स्थिति को निपटने को तैयार है। पुलिसकर्मी यहां जैकेट और हेलमेट पहने सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिगड़ते हालात को देखते हुए एडीजी और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को तुरंत बहराइच भेज दिया है। बढ़ती हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया। अगले आदेश तक इन सभी सेवाओं को फिलहाल बंद किया गया है। बहराइच में हिंसा के बाद यूपी के एडीजी अमिताभ यश एक्शन मोड में आ गए हैं। लखनऊ से एसटीएफ चीफ अमिताभ यश बहराइच पहुंचकर खुद अपने हाथ में पिस्टल लेकर दंगाइयों को दौड़ाते नजर आए। अब तक करीब 30 दंगाई हिरासत में लिए जा चुके हैं। बहराइच में हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन और विधायक के समझाने के बाद परिवार ने रामगोपाल का अंतिम संस्कार किया। रविवार की रात हुए हंगामे में रामगोपाल की मौत हो गई थी। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान घटनाक्रम की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब खुद संभाल ली है। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले में भारी पुलिस बल को और पीएससी को तैनात करवा दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं और साथ ही ताजा हालात पर रिपोर्ट मांगी है। और साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। बहराइच हिंसा को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं हिंसा को रोकने के लिए सेना बुलाने की मांग की है।